सिविल कोड, इसे लागू करने की बातें बहुत जगह हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई कि क्या सही क्या गलत, लेकिन एक राज्य है देश का जो इसे लागू करने जा रहा है, जहां के सीएम जैसे ही सत्ता में आते हैं इस बात का ऐलान करते हैं, कमेटी गठित होती है, सदन में जाता है और अब फाइनली ये लागू होने जा रहा है। वो राज्य है उत्तराखंड और उस राज्य को जो चलाते हैं सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर यूसीसी बातें बहुत हुई, बहुत लोगों ने ये बातें की कि कैसे होगा क्या होगा। आप पहले राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लागू करने जा रहे हैं, कैसे अब लागू होगा, कब लागू होगा और क्या आप चीजें देख रहे हैं इसमें? देखिए सपना जी, ये यूसीसी हमारा उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ वायदा था और हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने गए थे और हमने उस चुनाव में संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार बनती है, हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हम सबसे पहले यूसीसी को लाने के लिए, विधेयक के रूप में पारित करने के लिए, उसके लिए काम करेंगे, पहला निर्णय लेंगे। हमने वो पहला निर्णय लिया और एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है। हमने 2022 में नई सरकार गठन होने के बाद सबसे पहला निर्णय हमारा था कि हम यूसीसी को गठित करने के लिए कमेटी का गठित करेंगे और हमने कमेटी गठित की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने 2,35,000 लोगों से सुझाव लिए अलग अलग तरह से और एक ड्राफ्ट बनकर हमको मिला। ड्राफ्ट को हमने मंत्रिमंडल में रखा। हमारा विधायी विभाग है, न्याय विभाग है, उन सभी ने, महाधिवक्ता, सब ने, हम लोगों ने आपस में चर्चा की और उसको करने के बाद उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया और विधेयक के रूप में पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उसको हमने अनुमोदन के लिए भेजा। उन्होंने भी हमको उसमें अनुमोदन दे दिया और वो विधेयक हमारा पूर्ण रूप से विधेयक के रूप में मान्यता में आ गया। चूँकि विधेयक पारित होने के बाद अनेक प्रकार के प्रावधान उसमें होते हैं, कई सारे विभाग उसमें काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग होती है, पूरा एक्ट बनता है। फिर उसके लिए एक कमेटी और बनाई गई और वो कमेटी ने भी अपना काम किया और अभी अक्टूबर माह में हमको उन्होंने पूरा एक्ट दे दिया सरकार को। अब उसमें सरकार की तरफ से जो काम करने थे, कई सारे परिवर्तन होने थे, उन सब पर लगभग काम हमारा अंतिम चरण में है और आपको जल्दी ही इसी वर्ष 2025 में जनवरी माह में हम इसको कोई तय तारीख आप मान लागू कर देंगे। आपको जनवरी माह में ही जो है हम जो है तारीख हो जाएगा और उत्तरायण आने वाला है। उत्तरायण के बाद सभी काम, अच्छे काम शुरू होते हैं। अभी तो वो चल रहा है कि अभी आप अच्छे काम नहीं कर सकते। देवताओं के दिन आ जाते हैं और सारे शुभ कार्य होने लगते हैं। तो ये शुभ कार्य भी जो देश के लोग जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार करते रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान बनाने वाली समिति में थे, उसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उस समय सोचा गया था, वो सब काम आप देश के अंदर हो रहे हैं। तो ये काम देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ हो जाएगा। जब यूसीसी की बात होती है धामी जी, एक वर्ग विशेष की बड़ी बात होती है कि भाई कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट यूसीसी इसलिए ला रही है कि उसको इस वर्ग विशेष को टारगेट करना है। इनका जो एक अपना शरिया का कानून है उसको इनको करके साइड में अपना इस तरीके से काम चलाना है। उस समुदाय को क्या भरोसे में है वो कि नहीं ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है, खासतौर पे महिलाओं के लिए? देखिए ये केवल और केवल मनगढ़ंत बातें हैं। किसी भी समुदाय को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सबकी समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकारों की बात कर रहे हैं, बच्चों को उनके भविष्य का, उनका भविष्य सुरक्षित हो उसकी बात इस यूसीसी में की गई है। बुजुर्गों की सुरक्षा का पूरा प्रावधान किया गया है, हर प्रकार की व्यवस्था की गई है और मैं ये कह सकता हूँ कि देश की 50% आबादी का 100% का कानून है समान नागरिक संहिता और महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेंगे।
मतलब किसी एक जैसे वर्ग को टारगेट नहीं किया। किसी वर्ग को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये केवल वो लोग हैं जो झूठ और भ्रम की राजनीति करते रहे हैं। देश के अंदर लोगों को केवल वोट बैंक समझकर काम करते रहे हैं, जिन्होंने हमेशा तुष्टीकरण किया है। आज उनकी ज़मीन खिसक गई है पूरी तरह से। देश ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो ये लोग इस प्रकार की बातें आज भी कर रहे हैं और अब जनता को इन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लिव इन वाली जो चीज है वो मुझे इस यूसीसी बिल की सबसे अट्रैक्टिव चीज लगी कि लिव इन में भी अगर आप रह रहे हैं तो आपको लिखवाना भी पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा। एक बड़ा अधिकार उस पर मिलता है। तो अगर आप इस पे प्रकाश डाल सकें। देखिए, चूंकि लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर अपना निर्णय दिया है। और हमने जो प्रावधान किया है, जब हम शुरू में लिव इन रिलेशनशिप में हमने कहा कि हम उनके माता पिता को जरूर जानकारी देनी होगी। जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो कुछ बिगनी संतोषी लोगों ने उस समय भी ये बात उठाई थी कि निजता पर हमला हो रहा है और ये हो रहा है। तो हमने उस समय भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं। देखिए, जिस समय हमारे ये बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, उस समय संबंध अच्छे होते हैं आपस में, लेकिन संबंध कब खराब हो जाते हैं ये पता नहीं लगता है। और जब संबंध खराब हो जाते हैं तो थाना कचहरी पुलिस एक दूसरे के लिए FIR करवाना, ये करवाना, और इसके साथ साथ हिंसा के भी कई मामले सामने आए जिसमें मर्डर हो जाते हैं। और माँ बाप को उनकी बॉडी खोजने पर तब मिलती है जब वो सूटकेस में जो है उनके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं। ऐसे कई प्रकरण आए हैं। तो उस समय माता पिता के पास सिवाय जिंदगी भर रोने के कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने उन माता पिता के लिए भी सोचा है जिनके बच्चे कभी इसमें चले जाते हैं, और हमने उनके लिए भी सोचा है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसलिए अगर वो जानकारी में रहेगा तो ये सब चीज़ें जो है कानून के उसमें आ जाएंगी और कहीं पर जो है किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। यही समान नागरिक संहिता है और इसमें हमने इसका प्रावधान किया है। दूसरी बार जब आपकी जीत हुई तो मैं उस जीत की साक्षी थी, मैं यहाँ मौजूद थी, मैंने देखी बड़ी जीत हुई। उसके बाद आपके हाथ में कमान आई, बहुत बोल्ड फैसले भी आपने लिए। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं या विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने के लिए इसलिए चुना गया कि एरिया वाइज भी एक छोटा राज्य है, अगर यहाँ सक्सेसफुल हो गया तो यूनियन लेवल पर भी लागू कर दिया जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जा रहा है कि भाई अगर उत्तराखंड में इट इज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वी विल इम्प्लीमेंट इट इन यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो। अगर आप ऐसा भी मानते हैं तो ये सक्सेस हो गया है यहाँ पर, तो एक्सपेरिमेंट और ये सक्सेस हो गया ये आप कह सकते हैं, वो लोग कह रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वायदा किया था, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं और इसके लिए उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया। ये फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो विघ्न संतोषी लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। इस पर तो मैं सबसे पहले अगर किसी को श्रेय देना चाहूँगा, यूसीसी उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला देश उत्तराखंड हो रहा है। तो उसकी सही मामले में श्रेय की अधिकारी जो है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है, क्योंकि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में पहली बार एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और एक इतिहास रच दिया। यहाँ हर बार 5 साल में सरकार चेंज होती थी, पहली बार जो है सरकार दोबारा उन्होंने मौका दिया और यूसीसी हमने उनके सामने संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था, उसमें उनका मैंडेट है। और वैसे भी देवभूमि है, हिमालय यहाँ है, गंगा यमुना यहाँ से निकलती हैं, 4 धाम यहाँ हैं, आदि कैलाश यहाँ हैं। तो देवभूमि से निकली हुई ये गंगा आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। फिर भी कैसे आपके मन में बतौर जब पहली बार कमान आई थी कि यूसीसी यहाँ लागू करते, क्योंकि यहाँ इतनी डिमांड नहीं हो रही थी, बाकी जगहों पे बड़ी डिमांड होती है, जैसे यूपी की बात कर लेते हैं, बाकी जगहों पे वो पहली बार थॉट नहीं देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये योग की भूमि है, ये हमारी जो है आयुष की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की तपस्थली है, ये सनातन की भूमि है। यहाँ से जो निकलेगा वो तो सब पूरे देश में जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। तो यहाँ के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं जिस विचारधारा में काम करता हूँ, देश आज़ादी के बाद से हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का
ये संकल्प रहा है कि देश में सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए और भारत का संविधान उसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और सारे लोग करके गए हैं। हम बाबा साहब के सपनों के अनुरूप भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर अब यूसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद कोई नहीं जा पाता, लेकिन एक शीतकालीन यात्रा आपकी ओर से शुरू की गई, बहुत डिफरेंट है और मुझे पता चला कि बहुत अच्छा रिस्पांस भी गवर्नमेंट को मिल रहा है इसमें। देखिए, हमारे यहाँ जो यात्रा चलती है 6 माह की, और वो हमारे यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का, आर्थिकी का और एक लाइफलाइन है। हाँ। और लेकिन 6 माह फिर वो कपाट बंद हो जाते हैं तो यात्रा बंद हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जैसे हमारे 4 धाम की मैं बात करूं तो 4 धामों के जो शीतकालीन प्रवास हैं उसके अलग अलग स्थान हैं। जैसे अगर मैं बाबा केदार की बात करूं तो उनका ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर जो है भगवान का शीतकाल का प्रवास होता है। आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जब आप बाबा केदार धाम खुले होंगे उस समय दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आप करेंगी। इसी प्रकार से भगवान बद्री विशाल का हमारा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में उनका शीतकालीन प्रवास होता है। मुखवा में हमारा गंगोत्री धाम का, और खरसाली में यमुनोत्री धाम के हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां आप इस शीतकाल में आ सकती हैं। और आप दिल्ली से आई हैं तो आपको वहाँ ठंड भी और आपको अच्छी धूप भी यहाँ मिल रही होगी। और ये मैंने वो स्थान बताया आपको जो अभी तो मैं 4 धाम की केवल बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ एक से एक डेस्टिनेशन है जहाँ आपको आजकल बर्फ गिरी हुई। अभी मैं माँ सुरकंडा के दर्शन करने गया था आज दिन में, तो वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। आप आइए, वहाँ हजारों की संख्या में। और इस शीतकाल में जो हमने ये प्रारंभ किया है, ये हमारा इस वर्ष पहला हमने ये काम शुरू किया है और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा आर्थिकी का साधन बनने वाला है। जो केवल 6 माह के लिए अपना रोजगार करते थे, अपना जो भी कारोबार करते थे, अब उनको पूरे साल भर। और इस बार लोगों में बहुत खुशी है इसको लेकर। इस वर्ष हम उतना इसको लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, लेकिन हमने प्रयास शुरू किया है। अगले वर्षों तक इसमें बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और आ रहे हैं लोग। इस बार भी 35,000 से ज्यादा लोग अभी तक शीतकाल के जो है शीतकालीन यात्रा में आ चुके हैं। उनके लिए भी एक नया अनुभव, उनके लिए भी नया अनुभव है। और मैं तो आपसे भी व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि एक दिन आप हम जरूर जो है शीतकाल में जो है जरूर यहाँ पर जो है यात्रा करके आइए। और आपको हमारा जो भी हमने व्यवस्थाएं करी हैं उसका आतिथ्य आपको भी मिलेगा और पुण्य भी होगा, सब होगा भगवान की। कुंभ को लेकर आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि हर इस वक्त इस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हम एक बार तो आस्था में डुबकी लगाना चाहते हैं, आस्था के इस समंदर में। दूसरा, क्या आप लोगों का भी कोई शिविर, और चाहे कितना कोशिश कर लीजिए, उत्तराखंड को यूपी से और यूपी को उत्तराखंड से अलग नहीं कर सकते। कोई भी आप समारोह मनाइए, दोनों साथ ही मनाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे का आप पूरक होंगे। नहीं, देखिए, ये तो व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कुंभ में डुबकी लगाए और पुण्य का भागी बने। हाँ, निश्चित रूप से जाएंगे। और माँ गंगा तो यहीं से निकल रही हैं, यमुना जी यहीं से जा रही हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है कुंभ में पूरे समय जो है जितने भी स्नान हो या अन्य समय में वहाँ पर भरपूर रूप से माँ गंगा और यमुना यहाँ से जाएं, अच्छे से जाएं और लोगों को जो है वहाँ स्नान का वो मिले। और हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से वहाँ पर हमारा पूरा वहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी प्रकार की जो है मतलब हमारे राज्य के लोग जाएंगे, उनको जानकारियाँ इत्यादि अन्य चीज़ें जो भी मिल सकती हैं वहाँ पर मिलेंगी। और बड़ा सौभाग्य होता है कुंभ में जाना। बिल्कुल, मैंने कहा जैसा कि बड़ा सौभाग्य होता है, हर किसी के नसीब में नहीं आता है। एक सवाल अब इससे थोड़ा सा हटके, पूरे देश में विपक्ष एक मुद्दे को लेकर बड़ी बहस कर रहा है। अभी जब सत्र चल रहा था संसद का, तो अंबेडकर जी के मुद्दे पर बड़ी बहस की गई। कहा कि आप कहते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज आप ही अपमान कर रहे हैं अंबेडकर जी का, जो किया गया सदन के भीतर। आपका उस पर टेक क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर को हमेशा उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। 1952 या 1954 के दोनों चुनाव में उन्होंने जो है खुद नेहरू जी ने जाकर जो है उनके खिलाफ जनसभाएं करी
और जिन्होंने अंबेडकर साहब को हराया था उस समय, बाबा साहब को, उनको जो है उन्होंने अनेक पारितोषिक दिए। उनके जो जन्म स्थान हो या जहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया या जहाँ उन्होंने निवास किया, उन स्थानों को कभी मान्यता नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे मध्य प्रदेश का इंदौर हो, चाहे दिल्ली हो, लंदन हो, इन सभी स्थानों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में पूरी तरह से जो है देश दुनिया के सामने लाया गया, उनको अच्छा बनाया गया। ये लोग केवल और केवल इस समय बाबा साहब के नाम से एक भ्रम फैलाने का इन्होंने प्रयास किया। देश की जनता इसको भली भांति जानती है और देश की जनता अब इनके भ्रम में नहीं आने वाली है। और इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने उसको छोटे से अंश को लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। देखिए, अमित शाह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके मैं सानिध्य में बहुत समय से रहा हूँ, बहुत लंबा समय मैंने बिताया है। अंबेडकर जी के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है और उन्होंने मतलब एक दिन मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा, अभी जल्दी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आए थे, तो उस दिन उन्होंने कहा कि मैंने अंबेडकर जी को बहुत पढ़ा, जिस प्रकार से उनके साथ उस समय हुआ जब वो अध्ययन करते थे, जिस प्रकार से उनको अलग किया गया उस समय के समय में, उनके मन में किसी को लेकर कोई कटुता नहीं है। मैंने उनके सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सारे उनके द्वारा लिखे हुए वो पढ़े हैं। ये अमित शाह जी ने मुझे कहा, तो एक उनके मन में बड़ी श्रद्धा है उनको लेकर। तो ये केवल झूठ और भ्रम, अब कांग्रेस का ये झूठ और भ्रम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जगह जगह जनता इनको हटा रही है, जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। जिस प्रकार इन्होंने ये लोकसभा के चुनाव में झूठ और भ्रम फैलाया संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर, जनता जानती है कि भाई इस प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, चुनाव होते हैं दो बड़े राज्यों में, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ सरकार बन जाती है, तो इनकी अब जमीन खिसक रही है। वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, जहाँ नहीं, जहाँ भी वो हारते हैं यहाँ वो ईवीएम की बात करते हैं, और जहाँ जीत जाते हैं तो इस ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, तो केवल अपनी अब फेस सेविंग करते हैं। वो भी जानते हैं कि भाई उनको विपक्ष में है तो कुछ न कुछ कहना है। बहुत धामी जी की यही खासियत है, बहुत कट टू कट जवाब देते हैं, बहुत शांत स्वभाव के। ऐसे ही जवाब आप उनसे सुनेंगे, जितना सवाल उतना ही जवाब आपको मिल जाएगा। धामी जी, एक आखिरी सवाल, मुझे पता है बहुत विलंब हो रहा है, एक आखिरी सवाल यही, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, संभल में खासतौर पर यह आया कि खुदाई की गई तो कई ऐसे अवशेष मिले जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए थे, और वहां पर कहा गया कि यहाँ कब्जा किया गया। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम इस वक्त देवभूमि में बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे सनातन के देवी देवता हैं जिनका निवास है। यहाँ से कभी कोई ऐसी खबर आई, आप मानते हैं कि अगर वहां किसी और की जगह है तो उसको दे देनी चाहिए, या जिस पर सवाल हो रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? देखिए, जब खोदा जा रहा है, जब वहां पर निकल रहा है, तो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? कब्जे वाली बात मानते हैं आप? ये कब्जा देखिए उत्तराखंड में भी बहुत जगह पर हुआ था, और ऐसे मेरे संज्ञान में आया नहीं। हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में हमने 5000 एकड़ जमीन इस अतिक्रमण से यहाँ मुक्त कराई है। अच्छा। जो अतिक्रमण था, कहीं पर उन्होंने जमीन को कब्जाने के लिए कहीं पीली चादर, कहीं नीली चादर, कहीं इस प्रकार के, और जब उसको हटाया गया तो उसके नीचे कोई कुछ मिला ही नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा, और मैं तो कहूंगा कि देवभूमि का जो कहीं भी शिवलिंग रख दीजिए वो जगह उनकी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, तो ये तक बोल रहे थे। वही कह रहे हैं, तो वही हम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो है किसी भी प्रकार का हो, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। अवैध कब्जा, सपना जी आप भी मानेंगे कि अतिक्रमण या अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। तो उसको हमने भी यहाँ हटाया है, और ये हम अभी भी हटाने वाले हैं, आगे भी हटाने वाले हैं। अगर आगे शिकायत आएगी तो आप? नहीं, शिकायत नहीं, हम सब खुद चेक कर रहे हैं जी, सब जगह हम सरकारी भूमियों को देख रहे हैं, और जहाँ भी अतिक्रमण है उसको हटा रहे हैं। ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। पूरी देश दुनिया के लोग जो है देवभूमि के प्रति एक आस्था श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए मैं सवाल पर आई कि वो आस्था श्रद्धा लोगों की समाप्त नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए उसमें। हम देवभूमि की आस्था और श्रद्धा लोगों के मन में जो है कभी कम नहीं होने देंगे, और यहाँ का मूल स्वरूप न बिगड़े, उसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने व्यस्त समय में से भी हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी लागू करने जा रहा है बिना किसी एक वर्ग को टारगेट किए, बल्कि सबके लिए समान रूप से काम करने के।